आप युवा हो, किशोरी अवस्था में हो और उसके बावजूद बहुत सारी सोच होती है, एक जगह टिक के नहीं रह सकते हो। पिछले 3 दिन से आपने यहाँ मेरे जैसे इतने सारे वक्ताओं को सुना है और वो भी इतनी गौर से सुना है, तो तालियों के सबसे ज़्यादा हकदार तो आप हो, क्योंकि ये उड़ान सफल है तो आपकी वजह से है। अगर आप हो तो ये उड़ान है, आप हो तो ये हमारे भाई मधुसूदन जी, सत्यनारायण जी या अरुण जी या जुगल जी या श्री कृष्ण जी, मेरी बहन कल्पना जी, पूनम जी, लाहौटी जी, ये जो सारे आज इतने खुश होते हैं और पूरे हिंदुस्तान में इनकी चर्चा होती है, तो इसलिए होती है कि इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना सफल कार्यक्रम आप लोगों की वजह से। तो इन आयोजकों के लिए भी जोरदार तालियां। मेरी बहन कोमल जब बोल रही थी तब मैंने सुना, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया और उन्होंने एक बात कही कि मीडिया का असर कितना ज़्यादा हमारे जीवन पर है। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, माताएं बहनें जो भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबसे भी कहूँगी कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें। अपने दोनों हाथ अपने सामने कीजिए। मुझे पता है पीछे कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग एक्स्ट्रा मतलब समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है मेरी बेटियां, यहाँ मेरे भाई सब सामने करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। मैं बोलूँगी 1 2 3 और गो बोलूँगी, आपको ताली बजानी है। मतलब कोई खास कुछ नहीं है, मतलब मैं 1 2 3 और गो बोलूँगी, आपको ताली बजानी है। तो हम तैयार हैं? 1 2 3 गो। हुआ क्या, हम सुनते कम है। मैंने 2 बार बोला था, मैंने 2 बार बोला था कि जब मैं गो बोलूं तब आपको ताली बजानी है, लेकिन आपने देखा क्या कि मैंने 3 पे ताली बजाई, आप सबने बजा दी। यही प्रभाव होता है सुनने का और देखने का। हमारे माँ बाप हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, हमारे जहाँ हम स्टेज पर से सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन शायद उतना असर नहीं करती जितना असर हम देख के हमारे जीवन में होता है। तो यहाँ जो मेरी माएँ बैठी है, इन बेटियों की, यहाँ जो मेरे भाई बैठे हैं, इससे सीख हम सबको लेनी चाहिए। हमारी संतान वही करती है जो वो देखती है, वो नहीं करेगी जो वो सुनती है। आपने उनको भले ही कितना ही ज्ञान दे दिया होगा, कितना ही उनको समझा दिया होगा कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, तुम्हारे लिए ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, असर नहीं होगा। अगर आपका अपना जीवन, अगर माता पिता का अपना जीवन आदर्श है, तो संतान निश्चित रूप से आपकी बात सुनेगी। मेरे ख्याल से मेरी ये बेटियां सहमत हैं इस बात से, होगी इस बात से सहमत, क्योंकि हम बेटियां अधिकांशतः अपने पिता को, अपनी माँ को अपना आदर्श मानते हैं। तो अगर उनका जीवन अनुकरणीय है तो हमारा जीवन भी ऐसा ही बनेगा। तो हम केवल आज जो हमारे समाज के सामने सबसे बड़ी जो समस्या संस्कारों की है, हम इन बेटियों को दोष नहीं दे सकते। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हम माता पिता जिम्मेदार हैं। कृपया यहाँ से जाने के बाद अपने आप पर गौर कीजिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा कि क्या हमारा अपना जीवन हमारे बच्चों के लिए आदर्श है। अभी आपने ये जो डॉक्यूमेंट्री देखी, ये मेरे 68th बर्थडे पर मेरे बेटे की तरफ से बनाई गई थी। मुझे नहीं पता था ये इस तरह से बनाएंगे। क्यों बनाई? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मेरी माँ ने जो किया है उसे
जनता तक पहुंचना चाहिए। लेकिन मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मेरी संतान मेरे लिए ये सब सोचती है। और वो कब सोचती है? जब उसके पिता भी वैसे ही हैं जिनमें कोई गलत आदत नहीं है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अभी बात कर रही थी पूनम जी से, कल्पना जी से। कल्पना जी मुझे बता रही थी कि मेरा भी बहुत मन था एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए मैं गारमेंट का बड़ा काम भी कर रही थी, पर मैंने छोड़ा। मैं कहती हूँ कल्पना जी, मैं आपको नमन करती हूँ। हम महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। हमने अगर अपने परिवार को संभाल लिया तो समझ लीजिए हमने सब कुछ संभाल लिया। एंटरप्रेन्योर तो हम अब भी बन सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने की कोई समय सीमा नहीं होती है, जब चाहे आप बन सकते हैं। और मैं हमेशा इसलिए बेटियों ये कहती हूँ, ये किस्मत, ये लकीरें, ये नसीब सब फरेब के आईने हैं। सच मानो तो परिवार साथ हो तो मुकम्मल जिंदगी के मायने हैं। इसलिए माताएं और यहाँ मेरे भाई तो ये यहाँ से सीख लेके जाएंगे। अगर हम में कोई गलत आदत नहीं है, मैं विशेष रूप से मेरे भाइयों से कहना चाहूँगी, आज जैसा वातावरण है आप और हम सब वाकिफ़ हैं। स्कूलों में, छोटी छोटी स्कूलों में, मेरी पोती 12 साल की है और आप सबको जानकर अच्छा लगेगा, हफ्ते में कम से कम 2 दिन मैं उसके साथ 1 घंटा तो मिनिमम बिताती हूँ। और उसमें 55 मिनट मैं उसको सुनती हूँ और 5 मिनट मैं बोलती हूँ। तो हमारी संतान हमें समझ सके, सद्गुण अगर उसमें आए, तो उसके लिए हमें अपने आप को देखना है। ये मेरे पुरुष भाई बैठे हैं, अगर आप में तंबाकू की आदत है तो भी गलत आदत है, आप में अगर ड्रिंक करने की आदत है तो भी गलत आदत है, या किसी भी तरह के नशे की आदत अगर आप में है, तो आप अपनी संतान को कहने का हक भी नहीं रखते कि तुम ऐसा मत करो। तो समझना हमें है, समझना हम माताओं को है। हमारी बेटी जो भी कर रही है, किन किन दोस्तों से मिल रही है, उसकी क्लास में क्या हो रहा है, मेरी पोती बताती है 4th क्लास से 5th क्लास से आज जैसी स्थिति है, ये मेरी बेटियां इससे सहमत होगी। स्कूलों में क्या हो रहा है, सुनते हैं कि अगर किसी के बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो तो बहन जी है। ये एक, जैसा कोमल जी बता रही थी, ये एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारी अपनी बेटियों को खराब करने का एक प्लान चल रहा है। हमें ये समझना है। हाँ भाई, हम बहन जी हों। मैं तो NMDC के बोर्ड में भी थी। इंटरनेशनल हमारा काम है, 72 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। बहुत सारे विदेशियों से भी मिलती हूँ। मुझे तो कोई शर्म नहीं आती अपना ये श्री लगाने में। हमारा चिन्ह है, हमारे लिए गर्व की बात है। आपका आकलन आपके चेहरे से नहीं होना चाहिए, आपका आकलन आपके वस्त्रों से नहीं होना चाहिए। आपका आकलन, बेटियों, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपका आकलन आपकी बुद्धिमता से हो, आपका आकलन आपके कर्तृत्व से हो, आपका आकलन आपके कामों से हो। अगर चेहरे को देखा, और जैसा मैंने कोमल जी को पूरा सुना क्योंकि मैं आ गई थी, वो जैसा बता रही थी आइटम, क्या हम आइटम हैं? कतई नहीं है, हमें बनना भी नहीं है। मेरी यहाँ बैठी हुई सारी बेटियों से आग्रह है, यहाँ से जाओ तो जैसे कहते हैं ना, महिलाएं जो है उनको तो मैं कहूँगी कि अपने बड़े लोग कहते थे पल्लू में गांठ बांध के जाओ। यहाँ जो बेटियाँ हैं उनको कहूँगी अपने सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर करके जाना कि यहाँ से निकलने के बाद हम संकल्पित होकर जाएंगे कि कुछ ऐसा करेंगे जैसा भक्ति सोमानी ने शुरू किया है। मेरे लिए तो ये गर्व की बात है, क्योंकि वो, मैं सोमानियों की बेटी हूँ, वो मेरी भतीजी है। लेकिन अगर एक भक्ति कर सकती है तो उसके साथ जुड़कर आप सब कर सकते हो। जीवन
इतना बड़ा जीवन है, इतना सुंदर जीवन है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि क्या आप उसे ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने में ख़राब करोगी, या आप किसी नशे के गर्त में जाओगी, या ये जो सुबह से शाम तक प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया या टीवी मीडिया में इसमें ख़राब करोगी, या फिर अपने जीवन का कोई लक्ष्य लेकर चलोगी और उस लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करेंगे। आप में से कईयों को ऐसे लगता होगा कि भाई हम तो छोटे गांवों से आती हैं, छोटे शहरों से आती है, बड़े शहरों में स्कोप ज़्यादा होता है, छोटे शहरों में नहीं होता है। बेटियों, मैं आपको कहना चाहूँगी, अपने मन से ये बात निकाल दें, गांव हो या शहर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, मैं तो राजस्थान के एक ऐसे छोटे गांव से आती हूँ जहाँ कॉलेज भी नहीं था। पूरे सेंटर में जब मैंने बीकॉम का एग्ज़ाम दिया तो 1200 लड़कों में मैं अकेली लड़की थी। ये मैं बात कर रही हूँ 1978 की। उस ज़माने के राजस्थान की आप कल्पना कीजिए। आपको तो फिर भी काफ़ी सुविधाएं हैं, काफ़ी फ्रीडम है, तब तो नहीं थी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, हर मंच पे कहती हूँ, बेटियों जीवन में एक काम करना, शादी से पहले अपने पिता की बात सुन लेना, शादी के बाद अपने पति की बात सुन लेना, तो ऐसी भगवती आपको भी वैसी ही हजारों भगवती देखने को मिलेगी। आप स्वयं भी वैसी ही होंगी, क्योंकि ये दो जो लोग हैं ना, ये आपको कभी भी जीवन में गिरने नहीं देंगे। बाकी लोग तो आएंगे जाएंगे, अपने अपने स्वार्थ से जुड़ेंगे, लेकिन ये जो दो लोग हैं ना, वो आपको हमेशा, हो सकता है टेम्परेरीली कोई बात आपको उनकी कड़वी लगे, हो सकता है आपको लगे कि इनकी दखलंदाजी ज़्यादा है, इनका बॉसी पना ज़्यादा है, या ये कुछ ज़्यादा ही मुझे टोकते हैं, इनकी रोक टोक ज़्यादा है। लेकिन मान के चलना कि अगर छोटा बच्चा, आग लगी हुई है और छोटा बच्चा जिद करे कि मैं उसमें जाऊंगा, उसमें कूदूंगा, क्या कोई अलाउ करेगा? क्या कोई माँ बाप नहीं, आसपास का भी कोई व्यक्ति अलाउ करेगा? क्या नहीं करेगा। तो आप मान के चलिए, आपके पेरेंट्स की जो रोक टोक है, आपके परिवारजनों की जो रोक टोक है, आपके गुरुजनों की जो रोक टोक है, वो निश्चित रूप से आपके भले के लिए है। एक बार हमें ऐसे लग सकता है कि भाई कड़वी दवा है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका पॉजिटिव है। अब यहाँ मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान योग्य हो, हमारी संतान संस्कारी हो, तो एक बात ये भी देखिएगा कि आपने अपने घर में उन्हें वातावरण कैसा दिया है। एक नियम बना लीजिए, हमारी संतान के साथ हम नित्य प्रति नहीं हो सके तो कम से कम 15 दिन से या महीने भर में कोई न कोई एक धार्मिक अनुष्ठान अवश्य करें। हमारी संस्कृति से अगर हम हमारे बच्चों को रूबरू नहीं करवाएंगे तो उनको गर्व कैसे होगा हमारी संस्कृति पर? वो कैसे जान पाएगी अहिल्याबाई के बारे में, या माता जिजाऊ के बारे में, या उभय भारती के बारे में, जैसा कोमल बता रही थी, इन सब के बारे में वो जानेगी कैसे? तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले तो हम माताओं को भी तो ये समझना होगा ना। ये जो सीरियल्स घर तोड़ने वाले देखने की बजाय, क्या हम यहाँ से संकल्प लेकर जा सकती हैं कि हम लोग अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे? जब डिजिटल मीडिया पे हम देखेंगे, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में, तो हम वही कंटेंट देखेंगे जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। और एक बात बहनों, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं आज भी रोज़ 2 घंटा पढ़ती हूँ। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप ये मत समझिएगा कि भाई मेरे को ये पढ़ने की उम्र है क्या। हर दिन आप पढ़ सकते हो। तो पहले तो अपने आप को तैयार कीजिए, आपकी संस्कृति के बारे में आपको कितना पता है। अगर आपको पता है तो आप अपनी इन बेटियों को भी बता सकती हो। मधु जी भाई साहब, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि मेरी पोती को पूरी रामायण
पूरी महाभारत की सारी कहानियां याद है। क्यों याद है? क्योंकि मुझे याद है, और जब भी मैं उसके साथ बैठती हूँ मैं उसी के लेवल पे आकर वो कहानियाँ उसको सुनाती हूँ। हर कहानी का एक मोरल होता है, ये हम पे निर्भर करता है कि हम उस मोरल को कैसे लेते हैं, हम उस मोरल के अनुकूल कैसे हमारी संतान को बना सकते हैं। तो माताएं अगर चाहे तो बैठे बैठे खेल खेल में कहानी के माध्यम से अपने बच्चों में, जैसे महाराणा प्रताप की माँ ने भरा कि तुम्हें वीर बनना है, माता जिजाऊ ने भरा कि तुम्हें वीर बनना है, तो हम भी हमारी संतान को बता सकते हैं कि तुम्हें इस तरह से संस्कारवान बनना है। मैं नहीं कहती, मैंने तो जब बिजनेस शुरू किया था तब 1990, कल्पना करो 1990 में एक माहेश्वरी परिवार में, और वो परिवार से हटकर अलग बिजनेस शुरू करना, आपको लगता है कोई आसान काम रहा होगा? बिल्कुल नहीं रहा था। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन बेटियों एक बात कहती हूँ, अपने मन में संकल्प करो, अपने मन में लक्ष्य लो, अपना गोल डिसाइड करो और उस गोल के लिए काम करो, निरंतर काम करो। एक बात मान के चलना, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। यहाँ से ये आप मान के चलना, समझ के चलना, अगर भक्ति कर रही है क्रोशिये का काम और इसको दुनिया भर में करना है तो मान के चलो इसे 10 साल और लगेंगे। ऐसा नहीं होता कि आज उसने शुरू किया और आज सीधे वो करोड़ों कमाने लगेगी। दोनों स्टेट की इनकम टैक्स पेयर बनने में मुझे 29 ईयर्स लगे। 1990 में मैंने काम शुरू किया, 2019 में मैं टॉप इनकम टैक्स पेयर बनी। तो ऐसा नहीं था कि सीधे आप 10 सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे। हर काम के लिए समय होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको उस काम में जुटना होगा। सुबह अगर आपको देखनी है तो ये मांगने से नहीं मिलेगी, ये जागने से मिलेगी। सुबह अगर आप जल्दी उठोगे ना तो आप सुबह का सीन देख पाओगे। आप कहोगे मुझे सुबह देखना है, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपका लक्ष्य, आपका अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकती हो, ये मान के चलना। उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये मेहनत कब करोगे? जब आपका इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा, जब आपका गोल एकदम आपके सामने होगा। हमें पता है कि यहाँ से वहाँ तक हमें जाना है और मैंने ये यहाँ रख ली है, और मुझे कहे कि ये रख के तुम वहाँ तक पार करो, क्या मुझे पता चलेगा आसपास क्या हो रहा है? मेरा ध्यान खाली मेरे लक्ष्य पे और ये जो रखा है मैंने उसी के ऊपर होगा ना। वही समझ के चलो। आप लोगों का अभी जो जीवन है 25 साल का, इसमें आपको अपने आप को योग्य बनाना है। ये जो तरह तरह के प्रलोभन होंगे, आपके दोस्त भी ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे छोड़ यार, क्या करना है अपने को, घर का चौका चूल्हा ही तो करना है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, कुछ कहेंगे यार छोड़, एंजॉय करते हैं। दिस इज, वो जो बोलते हैं ना आजकल ये जो मीडिया ने चला रखा है, इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, वॉट एवर आई विश आई विल डू इट। ये सब आपको खराब करने की चीज़ें हैं। अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है, आप ही हो जो आइदर यू कैन मेक इट और यू कैन ब्रेक इट। अगर आप इसको बनाना चाहती हैं तो आपको खुद को दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा। आपको खुद को समझना पड़ेगा कि ये जो छोटे छोटे प्रलोभन है ना, ये लालच है, ये टेम्परेरी जो सुख दिखते हैं, है नहीं सुख, मान के चलना। न नशे में सुख है, न कोई ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वालों में सुख है, कुछ नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के साधन है। और ये मैं अपने अनुभव से कहती हूँ। आज मैं 62 ईयर्स की हूँ, मैंने जो दुनिया देखी है और मैं इन सब से गुजरी हूँ, मैं उस अपने अनुभव को कहती हूँ, आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। मैं अगर चाहती तो शायद मैं भी यही करती। जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था तो ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने और मेरे पति ने निर्णय किया कि हमें परिवार से कुछ नहीं लेना है। वेरी वेल टू डू फैमिली मेरे पीहर के परिवार की है, वेरी वेल टू डू फैमिली मेरे ससुराल के परिवार की है, पर काम तो कुछ ऐसा करे ना कि हमारे माँ बाप के नाम से
हमारी पहचान क्यों हो? काम तो कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके नाम से आपके माँ बाप की पहचान हो। ऐसा दृढ़ निश्चय करो ना। हमने कुछ नहीं लिया, तो ये अभी जो दिख रहा है ये सीधे नहीं आया बेटियों। इसके लिए दिन रात जो कहते हैं ना कि सपने ऐसे देखो कि वो सपने जब तक पूरे न हो ना, आप सो न पाओ। आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस माइंड में वही सपने होने चाहिए। मैं जब छोटी थी तब से मेरे विजन था ये कि मुझे बड़ा करना है, और वो भी इंडस्ट्री और व्यापारिक सेक्टर में करना है। सोच बहुत बड़ी थी, और तब के ज़माने में अगर देखा जाए तो असंभव सी सोच थी। लेकिन आपके अलाइनमेंट है ना, आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, उन दोनों में अगर आपने अलाइनमेंट कर रखा हो कि नहीं, इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने सोच लिया मुझे करना है, हो सकता है शुरुआती बाधाएं आए। ऐसा नहीं है कि जीवन में जो भी सफल हुए हो उनको सीधे सफलता ऐसे प्लेट में रख के मिली है, नहीं मिली है। मुझे भी नहीं मिली थी। बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो उन उतार चढ़ावों के साथ घबराते नहीं हैं, काम को छोड़ते नहीं हैं। मान के चलो कि अभी ये उतार है, लेकिन चढ़ाव भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे, हम अपना लक्ष्य है वो अपने सामने रखेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, निश्चित रूप से जीवन आपको होगा। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। लेकिन इसके लिए करना क्या है, जो मैं आप सबको बता रही थी। जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे पहला काम बेटियों हमें चरित्र निर्माण का करना है। कई बार ऐसा होता है, मतलब अनगिनत बार ऐसा हुआ होगा, पूरे बोर्ड रूम समझ लो या मीटिंग्स समझ लो, या बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती है जिसमें सारे पुरुष होते हैं, मैं अकेली महिला होती हूँ। आपको क्या लगता है कि क्षमा करें मेरे पुरुष भाई, ये पुरुष भाई स्वीकार कर सकते हैं क्या किसी एक महिला को सुनना, और वो भी इतनी देर तक सुनना? करना होता है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को उस तरह का बना लिया है ना, सबसे पहले तो आपने मेरा परिवेश या पहना हुआ मेरा वस्त्र अभी वो सब देखे हैं, आपने मेरा रंग रूप देखा है। मुझे लगा, जो मैंने शुरुआत में कहा था, मुझे यही लगा कि मुझे अगर सफल होना है तो मैं इन सब चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी। मुझे अगर सफल होना है तो जहाँ मैं जा रही हूँ, जिस जगह जा रही हूँ, जहाँ मुझे जो बोलना है, मुझे जो काम करना है, उस काम में मुझे पारंगत होना चाहिए। और मैं आज भी अगर किसी मीटिंग के लिए जाती हूँ, बिजनेस मीटिंग की बात कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए पूरा तैयार होके जाती हूँ। मेरा स्टाफ मुझे भले ही सारी तैयारी करके देगा, लेकिन मेरा अपना खुद का भी स्टडी होता है, मैं उसको पूरा पहले समझती हूँ। जीवन में अगर सफल होना है तो कोई भी काम उसको छोटा ना समझे। ऐसा नहीं कि ये छोटी सी मीटिंग है, क्या तैयारी करनी है, तैयार तो आपको होना ही है। सफलता अगर आपको चाहिए तो आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ, छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, उसमें जाना है। और जाने के बाद आपके कंटेंट में इतना दम होना चाहिए, आप जो भी पेश कर रहे हो उसमें इतना दम होना चाहिए कि लोग सुने। और वो लोग कब सुनेंगे? जब आपने अपने आप को उसको ग्रहण किया है, अपने आप को उतना योग्य बनाया है। बेटियों, मुझे आप लोग जितना गौर से सुन रही हो, मुझे पता है आप में से अधिकांशतः कोई न कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, या फिर आप IAS, IPS, IRS बनना चाहती है, या पढ़ लिख कर योग्य बनना चाहती हैं। तो यहाँ से ये गांठ बांध कर जाइएगा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपना चरित्र निर्माण करना है। बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे, जैसा मैंने पहले कहा, जहाँ आपको बहुत सारी फिसलन होगी, बहुत सारे प्रलोभन होंगे, लेकिन उस वक्त अगर आप दृढ़ रहे, आप में दृढ़ निश्चय रहा,
अब मान के चलिए, मेरा तो बहुत वास्ता पड़ता है, सब तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। अगर आपका चरित्र स्ट्रोंग है तो कोई भी आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं लोग, शुरुआत में मेरे लिए भी लोगों ने कहा क्या समझती है अपने आप को। जिन लोगों को लगा ना कि ये तो ईगो उनका हर्ट हो रहा था, हम कहीं उनसे ऊपर जा रहे थे, होता ही है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो उन्हें लगता था कि होता क्या है, अगर किसी महिला को चरित्र हनन कर दो, किसी बेटी का चरित्र हनन कर दो तो वो ख़त्म है। एक साधारण सा तरीका होता है, उसके बारे में 10 अफवाहें फैला दो और ख़त्म उसका कैरियर। नहीं, हमारा चरित्र अगर स्ट्रोंग है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी हो, अगर आपने अपने कैरेक्टर को बनाया है तो कैसी भी स्थिति हो जाए, कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता। और वो चरित्र बनेगा कब? जब सबसे पहले आपको ईश्वर में विश्वास करना होगा। मुझे अगर कहे कि मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो मैं कहूँगी एक सूक्ति है, ईश्वर अस्ति मम शक्ति। भगवान मेरे शक्ति हैं, मेरे शक्ति पुंज हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब उसे एक परम पिता का रास्ता होता है, जहाँ आप अगर आपने अपनी अफर्मेशन कह दी तो वो परम पिता परमेश्वर और उनके साथ साथ ये पूरी कायनात आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि आज ये जो सब दिख रहा है ना, बहुत ही रोजी है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, देखने में भी। और जब मैं अपने सफ़र को मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है अगर ईश्वरीय सत्ता में मेरा विश्वास नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। इतना आसान नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब है, बड़ी बड़ी वहाँ जिसे कहते हैं इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं। उसमें अगर इंडिविजुअली आप सबसे बड़े इनकम टैक्स पेयर हो तो ये रास्ता इतना आसान नहीं था। मुझे भी लगता है कि हमारी अपनी योग्यता नहीं होती है। ईश्वर का जब तक साथ न हो, ईश्वर का जब तक आशीर्वाद न हो, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक, रात्रि के सोने तक, जीवन में शुरुआत से अंत तक प्रभु को निश्चित रूप से सामने रखो। प्रभु की कृपा का प्रसाद समझो जो भी मिल रहा है, और प्रभु में आस्था रखो। प्रभु को कहो ठाकुर जी ये सब तेरा दिया हुआ है और तुझे ही अर्पण है। ये भाव जब होगा ना, जब हम प्रभु को साक्षी मान के चलेंगे ना, तो अहंकार आएगा नहीं। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं, कोविड आया, हमने देखा ना, अच्छे अच्छे लोगों का अहंकार टूटा, अच्छे अच्छे पैसे वालों को रेमडेसिविर के लिए तरसना पड़ा, ऑक्सीजन नहीं मिली। तो हमारी औकात क्या है? इस पूरे अस्तित्व में हम एक बूंद भर नहीं है। चलाता तो वो ईश्वर ही है। तो जीवन में सफल बनना हो तो एक नियम बनाना, कुछ भी, भले ही आपका 5 मिनट का नियम है, 10 मिनट का नियम है। मैंने तो अपना इस इतने लंबे जीवन खंड में मैंने नियम बहुत बड़ा बना रखा है। और नियम किस तरह से बना रखा है, जब तक मेरे नित्य जो पाठ मैं करती हूँ वो नहीं होते हैं, मैं सोती नहीं हूँ, भले ही रात के 2 बजे। क्योंकि कई बार सुबह उठते ही काम शुरू हो जाता है, दिन भर समय नहीं मिलता है, लेकिन रात्रि का समय तो हमारा ही है। रात के 2 बजे या 3 बजे नियम, यानी नियम पक्का होना चाहिए। अनुशासन की शुरुआत अपने आप से होती है। तो मेरा अपना नियम है कि जब तक मैं अपने नित्य कर्म के पाठ न कर लूँ, मैं सोती नहीं हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अभी आप छोटी है, हो सकता है आप 5 मिनट से शुरू करें, आप 10 मिनट से शुरू करें। यहाँ भाई अनिल जी हैं, वो भी आपको बहुत सारी बातें बताएंगे जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन ये नियम आप बना के चलें, आप देखिएगा चमत्कारिक असर होगा। आपके मन में ना जो विश्वास, आपके मन में साहस, आपके मन में अपने आप के, अपने लक्ष्यों के प्रति जो दृढ़ता है ना, वो और अधिक मजबूत हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। तो ये नियम बनाएं
यहाँ से जाने के बाद कुछ भी बना लेना, भले ही रोज का एक हनुमान चालीसा करना है या एक माला फेरनी है या भगवान कहीं भी बाहर जाना है तो भगवान को हाथ जोड़ के जाना है, क्योंकि ईश्वर शक्ति को जब हम सामने रखेंगे ना तो हम कुछ भी गलत कर नहीं पाएंगे। जब हमें लगता है कि वो परमपिता हर जगह हमें देख रहा है तो कुछ भी गलत करने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा क्या मुझे ये करना चाहिए, और फिर आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा कि नहीं करना चाहिए। तो जो मैं कह रही थी चरित्र निर्माण का, एक संस्कृत में सूक्त है, आरोप्यते शिला शैले यथा प्रत्नेन भूयसा निपात्यति सुखेनाधर तथैव गुण दोष च। संस्कृत में तो मेरे ख्याल से किसी को भी समझ में नहीं आया होगा, मैं इसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ। अगर एक बड़ी शिला है, बड़ा पत्थर है और उसको पहाड़ पे ले जाना है तो कितना मेहनत लगती है। कल्पना कीजिए एक बड़ी शिला को आपको पहाड़ पर ले जाना है तो बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, बहुत सारी मेहनत चाहिए होगी। लेकिन उसी शिला को अगर ऊपर से नीचे फेंकना है तो कितनी मेहनत चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको धक्का देना है वो अपने आप नीचे आ जाएगी। बस गुण और दोष वही होते हैं। आपको गुणों को अर्जन करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी एक आप शिला को ऊपर ले जाने में करते हो, लेकिन एक गलत आदत, एक अवगुण आपको सीधे ऊपर से नीचे गिरा देगा। तो हमें ये समझना है कि उस तरह का अवगुण हमारे अपने जीवन में ना आए। तो निश्चित रूप से जो कुछ भी आप सोच रही हो वो आप प्राप्त कर सकोगी। चरित्र के लिए एक बात और कहना चाहूँगी। हमने देखा राजा जनक की पुत्री माँ सीता और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पत्नी लक्ष्मण की भाभी माँ राजा दशरथ की कुलवधू, उसके बाद भी उनका अपहरण हुआ। आप में से कोई बता सकती है? उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, क्या कारण रहा होगा? आप में से कोई बताएगी क्यों हुआ ऐसा? चलिए मैं बताती हूँ। जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष की लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है, खिंची हुई पौरुष की लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है, विपरीत धार में जीवन की नैया को खेना पड़ता है, विपरीत धार में जीवन की नैया को खेना पड़ता है और जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। भगवान राम गए स्वर्ण मृग, पहली तो बात कि सोने के मृग होते नहीं थे, माता भी जानती थी, फिर भी वो प्रलोभन में आई। जिन्होंने जनक का साम्राज्य छोड़ा, दशरथ का साम्राज्य छोड़ा, दशरथ जी ने तो कहा ही था कि बेटा तू क्यों वन में जा रही है, यहाँ सारा साम्राज्य है, तुम्हारा जब मन हो पीहर चली जाना, तुम्हारा जब मन हो यहाँ रह जाना, तुम वन में क्यों जा रही हो। उसके बाद वो सारा साम्राज्य छोड़कर वन में आई। तो क्या आपको लगता है सीता जी को कोई वो एक सोने का मृग आकर्षित कर लेगा? पर उन्होंने, सोने के मृग ने उन्हें आकर्षित किया। भगवान राम चले गए, लक्ष्मण जी ने कहा था लक्ष्मण रेखा खींच के माँ इससे बाहर मत निकलना, लेकिन उन्होंने उस बात को, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। कोई भी तरीके से अगर सीता जी लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आती थी तो रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था, लेकिन उन्हें वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया और वो जब बाहर आई उनका अपहरण हुआ और उनको वहाँ रावण के लंका में तो रहना ही पड़ा, अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। तो बेटियों, ये जो लक्ष्मण रेखा हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने, हमारे संस्कारों ने हमारे इर्द गिर्द जो खींच रखी है ना, ये हमारे भले के लिए है। अगर इस लक्ष्मण रेखा को हमने लांघा तो मान के चलना कि इसी तरह की हजारों अग्नि परीक्षाएं, क्योंकि तब तो एक रावण था,
आज तो घर घर गली गली कूचे में रावण बैठे हैं। हमें यही अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ेगी। अब हमें निर्धारित करना है कि हमें इस लक्ष्मण रेखा में रहकर अपने जीवन का विकास करना है या फिर इस लक्ष्मण रेखा को लांघकर इन रावणों का सामना करके अग्नि परीक्षाएं देनी है। ये हमें समझना है। और मुझे पता है यहाँ मेरी बेटियाँ सारी समझदार है, ऐसा कुछ करेगी नहीं। आपका यहाँ होना ही ये बताता है कि आपके मन में ललक है कि आप अपनी संस्कृति से रूबरू हो, आप अपने संस्कारों को समझ सके, आप अपने समाज पर गर्व कर सके, आप अपनी परवरिश पे गर्व कर सके। इसलिए अब आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एक बात अवश्य कहूँगी। आपने पेड़ देखा है, पेड़ में एक तो रूट होती है, रूट यानी जड़, एक होती है ब्रांचेज शाखाएं, और एक होता है पत्तियाँ। कई पेड़ों में फल नहीं होते इसलिए मैं पत्ती बता रही हूँ, पत्ती होती है। जीवन भी एक पेड़ की तरह है। ये जो लीव्स है ना, पत्तियाँ, ये जो आप कहते हो ना, ये टेम्परेरी जो आते हैं ना, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ आते हैं, जो अपने किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके साथ आते हैं। लेकिन जब भी तेज हवा उड़ेगी, चलेगी, ये पत्तियां उड़ जाती है। जब भी तेज ठंडक होगी, पत्तियां मुरझा जाती है। यानी आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है ब्रांचेज की, शाखाएं। ये क्या है? ये है आपके दोस्त, जो हो सकता है एक सीजन नहीं 4 सीजन आपके साथ रहें। उनके भी अपने कुछ न कुछ मोटो हो सकते हैं, उनके भी अपने कुछ न कुछ स्वार्थ हो सकते हैं। हो सकता है वो आपको सही दिशा पर ले जाए, हो सकता है वो आपको गलत दिशा पर भी ले जाए, और एक कोई कारण हो गया, आपकी दोस्ती टूट सकती है। आपने अगर इन ब्रांचेज पे ज़्यादा भार दे दिया तो ये ब्रांचेज टूट सकती है। लेकिन ये जो रूट है ना, ये जड़ें, ये आपके माता पिता हैं। ये जड़ें आपके माता पिता हैं जो अपना सब कुछ देकर आपको सिंचित करते हैं। ये जो आपके लिए कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलता है। ये जो आपके लिए, अगर कहे ना, अभी यहाँ बता रहे थे माँ बाप के बारे में, जो एक वो गाना दिखाया गया, माँ तो एक ऐसी दीवार होती है जो अपनी संतान के लिए किसी से भी लड़ सकती है, और पिता एक ऐसी शख्सियत होती है जो अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर, अपने सपनों को छोड़कर आपके सपनों को उड़ान देता है, आपके सपनों को आगे बढ़ाता है। तो ये बेटियों, ये समझो, ये रूट्स जो है ना, ये आपके माँ बाप हैं। हो सकता है कई बार आपको ना ये लीव्स को देखकर, ये ब्रांचेज को देखकर आपको लगेगा कि कहाँ ये हमें रोक रहे हैं, हमें बांध के रख रहे हैं। रूट्स तो पेड़ को बांध के रखती है ना, वो भले ही पेड़ कितना भी ऊंचा आगे ऊपर बढ़ जाए, लेकिन ये जड़ें जो है ना, वो आपको ज़मीन से जोड़ कर रखती है। आपके माता पिता वही हैं जो आपको रूट्स की तरह जोड़ के रख रहे हैं। हो सकता है कोई कारणवश आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मुझे क्यों टोकते हैं, क्यों रोकते हैं, क्यों डांटते हैं, लेकिन समझ के चलिए, जिन माँ बाप ने 25 साल तक, आप में से कई 25 की भी होगी, कई 18 की भी होगी, अब तक आपको एक राजकुमारी की तरह रखा है, आपको नाजों से पाला है, आपकी हर इच्छा पूरी की है। कोई कारण नहीं है कि अगर वो आपको कोई काम के लिए मना कर रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई जीवन साथी के रूप में आपको कोई व्यक्ति पसंद है, तो और माँ बाप अगर मना कर रहे हैं, तो मान के चलना, जिसने आपको प्रिंसेस बना के रखा है, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सोचना चाहते हैं, आपको सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ से ये संकल्प करके जाएं कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, तो न मुझे पत्तियों पे भरोसा करना है, न मुझे टहनियों पे भरोसा करना है, मुझे अपने माँ बाप, हमारी रूट्स पे भरोसा करना है।
आजकल जो समाज में समस्या हो रखी है वो समस्या माता पिता और बच्चे इसके बीच सकारात्मक संवाद का ना होना। हम अपने बच्चों को जब संवाद करते हैं तो उसमें जो अपनापन होना चाहिए वो कम होते जा रहा है। इसके कारण बच्चों का अपने घर से अपने पालकों पर से विश्वास कम होते जा रहा है। इसलिए बच्चे अपने मन की बात अपने माता पिता से जिस तरीके से खुल के करना चाहिए नहीं कर सकते और उनको उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण परिवार टूट रहे हैं। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर व्यक्तिमत्व कोई हो नहीं सकता। ये बताइए कि माता पिता और बच्चे इनमें कैसे सकारात्मक संवाद हो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भैया का। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरे आपके और आपके बच्चों में संवाद होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली कड़ी है, मैं यहाँ जो माताएं हैं उनको कहूँगी और यहाँ जो पिता भाई लोग हैं उनको भी कहूँगी, अपने बच्चों को स्नेही स्पर्श दें, स्नेह का स्पर्श दें। ये जो कहते हैं ना हग, ये बहुत बड़ा काम करता है। हर दिन अपने बच्चे को अपने गले लगाइए, उसको स्नेह से स्पर्श कीजिए, उसे महसूस होना चाहिए कि ये मेरा सेफ जोन है। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी गलती कर दूं या कितना भी नुकसान कर दूं या कितना भी गलत हो जाए, यहाँ मुझे आकर मुझे आकलन नहीं करेंगे। आपको अपनी संतान में ये विश्वास भरना है कि बेटा तू कुछ भी करके आ जा। ये एक जगह ऐसी है जहाँ आपका जजमेंट नहीं होगा, जहाँ आपके लिए छत्र छाया है, जहाँ आपका सेफेस्ट जोन है। तो हर दिन अपने बच्चे को गले लगाइए, उसको सुनिए, उससे बात कीजिए। ये जो आजकल कहते हैं ना भाई तेरा दोस्ताना थारे घरों बारह राख, नहीं, मैं माताओं को कहूँगी अपने बेटियों के अपने बेटों के दोस्तों को अपने घर पे बुलाइए, ताकि बच्चे नहीं समझ पाते हैं इस उम्र में कि कौन सही है या कौन गलत है। आप उनके साथ संवाद कीजिए, आप उनके साथ बच्चों की तरह बच्चे बनिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपका अपना अनुभव है कि कौन सही है कौन गलत है। और आपके साथ आपकी बेटी का इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो हर सही गलत बात आपको कह सके। लेकिन मैं बुरा न माने माताएं आज की एक कटु सत्य आप लोगों को बताना चाहूँगी, कहीं ना कहीं बेटी गलत रास्ते पे अगर चल रही है तो वो एक दिन में नहीं चल रही है। अगर वो उसने कहीं दूसरी जगह अटैचमेंट देख लिया है तो मान के चलिए वो एक दिन में नहीं हुआ है, 1 साल से हो रहा होगा। माताओं ने या तो इग्नोर किया है या माताओं ने उसको समझा नहीं है। हम तो कहते हैं माँ तो ऐसी होती है जो चाल से पहचान लेती है कि भाई आज ये बच्चा आया है घर में तो कुछ डिस्टरबेंस है। तो हमें भी ना अपने बाकी सब कामों को छोड़कर हम माँओं को समझना पड़ेगा कि हमारी बेटी के मन में क्या चल रहा है, हमारे बेटे के मन में क्या चल रहा है। और वो हम तभी समझ पाएंगे जब आपकी संतान घर में आती है। तो आप अपने बाकी सारे काम छोड़िए, अपने सीरियल्स छोड़िए, अपनी सोशल मीडिया छोड़िए, अपने डिजिटल सारे सब प्लेटफॉर्म छोड़िए, आप बच्चे के साथ बैठिए और उसको ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान तो इनको गूगल से लेकर सब जगह बहुत मिल जाएगा। उनको स्नेह दीजिए, उनको सुनिए। बच्चा जब सुबह से शाम तक आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होती है बाहर से जब आता है। उन चीज़ों को आप ग्रैस्प कीजिए कि इसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है और इसको आपको वाइप ऑफ कैसे करना है। ये जो गलत अगर कुछ आ गया है तो उसको आप ही हो जो उसको वाइप ऑफ कर सकती हो। तो जिम्मेदारी माँ बाप की ज़्यादा है भैया। और मुझे लगता है अगर आप यहाँ से अब जो माँ बाप हैं वो जाएंगे, विशेष रूप से मैं पिता से भी कहना चाहूँगी, होता क्या है ना, पिता अपने आप को वो जो परब्रह्म की तरह समझता है तो वो उसे लगता है कि खाली पैसा कमाना ही मेरा काम है और मैं इनको सारी सुविधाएं दे दूंगा तो ये बस चलता रहेगा। भाइयों यकीन मानिएगा, आप भले ही एक सुविधा अपनी संतान को कम दे दीजिएगा, लेकिन आपका जो स्नेह है ना वो स्नेह अमूल्य है और आपका बच्चा समझेगा। अगर आपने उनके साथ संवाद स्थापित कर लिया है तो वो खुद समझेगा कि मेरे पिता की हैसियत ये नहीं है। वो मांगेगा भी नहीं, लेकिन वो आपसे स्नेह जरूर मांगता है।
आपका स्नेह उन बच्चों को बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए उस स्नेह की कोई तुलना नहीं है, उस स्नेह का कोई मोल नहीं है। तो अब घर जाएं तो अपनी संतान को गले लगाएं, अपनी संतान के साथ बैठें, उनसे वार्तालाप करें, उनसे संवाद करें, उनको समझें। और उनको समझने के बाद, जैसा मैंने कहा ना, मैं 1 घंटे में 55 मिनट उसको सुनती हूँ। मेरी बात खाली 5 मिनट की होती है, क्योंकि हमें पता है उस 5 मिनट में हमें हमारी संतान को क्या देना है, हमारे जीवन का अनुभव है। लेकिन पहले वो जब बच्चा, अच्छा बच्चे को भी ना कोई बहुत कुछ ऐसा सुनना आपकी बात नहीं है, लेकिन उसने आके कह दिया ना, बहुत कुछ भरा हुआ है और उसने आपको कह दिया ना, तो उसका भी मन हल्का हो जाता है। उसे लगता है एक जगह ऐसी है जहाँ मैं जो चाहे कह सकता हूँ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रोक के, अवरोध के। ये अगर आप में और आपकी संतान में अगर ये कम्युनिकेशन स्थापित हो गया, कोई कारण नहीं है कि आपका बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा। भले ही उसके आसपास कितने ही प्रलोभन हो, भले ही कितने ही गलत लोग हो। हर दिन जब शाम को बच्चा घर में आया और उसने अपने माँ बाप के साथ सब कुछ शेयर किया, तो समझ लीजिए जो दिन भर में भर के आया वो वहीं छूट जाएगा और आपका स्नेह केवल उसके साथ रहेगा। हेलो, किसी को कोई प्रश्न पूछना है अपना हाथ ऊपर करिए। केवल बच्चियां नहीं, माँ बाप भी, पालक वर्ग भी अपना प्रश्न कर सकते हो, कोई भी प्रश्न हो। हेलो, अपना परिचय और अपना प्रश्न। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं वर्षा राजेश कासट बीड़ से ही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आजकल लड़कियाँ बिंदी लगाना पसंद नहीं करती है। यह हम संस्कारों में भी सिखाते हैं कि बिंदी लगाइए, लेकिन कुछ माएँ ही ऐसी हैं कि बिंगा बोलते हैं ना, वो स्कोप लो और उसमें देखो ऐसी लगाती है। तो यह कहाँ तक उचित है अपने संस्कारों के लिए? वर्षा जी, कोमल जी जब बता रही थी तो वो कई एडवर्टाइजमेंट का बताया। एक यहाँ अपने डिजिटल मीडिया में एक हैशटैग चला, क्योंकि ये तनिष्क वालों ने और ज्वेलरी वालों ने बहुत सजा संवार के लड़कियों को दिखाया, लेकिन बिंदी नहीं थी। और तब एक हैशटैग चला था, नो बिंदी नो बिजनेस। तो मुझे क्या लगता है कि आप देखिए ना, खाली इन बेटियों को मैं क्या बोलूं, हमारे जैसी औरतें भी जब बाहर जाती है या मॉडर्न कपड़े पहनती है, जो माएँ जिनकी शादी हुए 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो खुद भी बिंदी नहीं लगाती है, तो हम इन बच्चों से क्या अपेक्षा करें? ऐसा बनाओ, अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि आपने जो किया है ना, आपके बच्चे वो ही करेंगे। लेकिन आप अगर उसको थोपोगे ना तो नहीं होगा। नियम बना लो कि भाई भगवान के मंदिर के सामने टीका लगा रहेगा, सब आपस में मिलके डिसाइड करें कि घर से निकलेंगे तो ये पूजा किया हुआ कुमकुम है, ये हमें थोड़ा सा कुमकुम रहे, चंदन रहे, कुछ भी हमें घर से निकल के लगाना है, निकलते वक्त ये लगा के जाना है। हो जाएगा। बच्चे के मन में बचपन से ये भाव भरिए, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या है, कई चीज़ें कहने से समझ में नहीं आती है। ये जो एक चला पूरा वातावरण बनाया गया, जो बता रही थी कोमल जी, एकदम सही बता रही थी कि एक सुनियोजित षड्यंत्र चला हमारी संस्कृति को खत्म करने का, हमारी सत्य सनातन संस्कृति को खत्म करने का एक षड्यंत्र चला, जो मीडिया के माध्यम से तो चला, जो चला पिक्चर्स के माध्यम से भी चला। ये जो मूवी के स्टार इन लोगों ने जो दिखाया और जिस तरह से इसको महिमा मंडित किया, ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र था। और कहीं ना कहीं बिंदी नहीं लगानी है, ये भाव हमारी संतानों में भर दिया। लेकिन इसके लिए केवल संतान नहीं है ना, हम भी जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं लगानी है? लगाएगी ये बच्ची, इसे समझ में आएगा कि इस बिंदी का महत्व क्या है। ये जो है ना आपका, इसे ये जो जिसे कहते हैं नासिका के बीच की जो ये जगह है, ये आपकी थर्ड आई है। अगर यहाँ आप कुछ भी लगाती हो और इसका प्रेशर पड़ता है, कुमकुम लगाती हो तो उसका रिएक्शन मिलता है, तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो जागृत होती है।
आपका दिमाग जागृत होता है। हमारे यहाँ बिंदी ऐसे नहीं थी। हमारी सत्य सनातन संस्कृति के सारे जो हमारे रहन सहन के तरीके हैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। यहाँ बिंदी लगाने का मतलब है कि आपका दिमाग जागृत होगा, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जागृत होगा। अगर ये बच्चों को ये पता चलता है तो ये अपने आप लगाएंगी, कहने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल लगा लेगी, लेकिन पहले हम तो समझें। बुरा मत मानिएगा, आज जो स्थिति है, जिस तरह हम फेसबुक पे देखते हैं, हमारी अपनी बड़ी बड़ी बहनें बाहर जाती है तो कैसे वस्त्र पहनती है, किस तरह से रील्स बनाती है और फिर उसको फेसबुक पे डालती है। शर्म करो माताओं। कौन कौन देख रहा है आपके ये जो रील्स को और आपको, अपने आप को? क्या हम कोई इस तरह की चीज़ है क्या जिनको प्रदर्शित किया जाए? तो समझना तो हमें है ना। अगर हम ही ऐसा कर रही हैं, अच्छा मैं कहती हूँ बेटियों को जो चाहे पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भले ही वेस्टर्न ड्रेस पहनो, भले ही आप इंडियन ड्रेस पहनो, जो भी पहनो, लेकिन शालीन तरीके से पहनो। पर ये शालीन कब पहनेगी? अभी तो आप साड़ी पहन रही हो माताएं, लेकिन जब आप घूमने जा रही हो, अच्छा मैं कहती हूँ पहन लो, जो चाहे पहन लो, उसको मीडिया पे डालो तो मत। आपके अपने लिए रख लो कुछ। अगर आपको अपने पति के साथ घूमने गई हो, आपने कुछ फोटो खींच ली, उसको रखो ना अपने पास, अपने याददाश्त के लिए। लेकिन उसको इस तरह से फेसबुक पे पता नहीं कौन कौन देख रहा है और हम डाल रहे हैं। तो ये इनके अवचेतन दिमाग में क्या आ रहा है? इनके अवचेतन मन में यही आ रहा है कि मेरी माँ ने आज जो साड़ी पहन रखी है ना, ये तो उसके ऊपर थोपी गई है, पर खुशी इसको वही सारे वस्त्र पहनकर, उसी तरह से बिंदी न लगाकर और वही सारा करके आते हैं। तो आप जाने या अनजाने अपनी संतान को आप क्या शिक्षा दे रही हो, ये आप ही को समझना पड़ेगा। बेटियां निश्चित रूप से बिंदी लगाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिंदी लगाएगी, श्री लगाएगी। आप देखिए ना, मेरे तो ये निशान बन गया है एक्चुअली श्री लगा के। मैं तो हमेशा लगाती हूँ। मैं सुबह आज 4:30 बजे घर से रवाना हुई, लेकिन आदत है स्नान करके निकलना है, श्री लगा के निकलना है, क्योंकि मुझे इसका प्रभाव पता है। मैं बेटियों आपको बताना चाहती हूँ कि श्री का प्रभाव क्या होता है। कई बार ऐसा होता है, मेरे पति तो मेरे से 3 साल बड़े हैं, कई बार नहीं मतलब अनगिनत बार ऐसा हुआ है कि हम दोनों खड़े रहते हैं, लोग पुरुष वर्ग जो है स्पेशली मुझे प्रणाम करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। तो ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये मेरे स्त्री का प्रभाव है। और मैं सच कहती हूँ, आपने अगर बिंदी लगाई है ना, तो लोग ऐसा नहीं कहेंगे, लोग सोचेंगे यार बड़ी चरित्रवान लड़की है, लोग सोचेंगे कि ये अपनी संस्कृति को प्राथमिकता देती है। यानी ये ऐसी वैसी नहीं है। मान के चलना, कहीं भी जाओ, अगर आपने बिंदी लगा ली ना, तो कोई आपको छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। सोचेगा यार ये या तो इसकी शादी हो गई होगी, नहीं हुई है, तो ये पटने वाली लड़की नहीं है। बहुत आसान हो जाएगा, बिंदी लगा लोगे तो बहुत ही जीवन सुखी हो जाएगा। बस इसका प्रभाव समझने की जरूरत है।